नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज दुनिया बेहद कशमकश से गुजर रही है। आर्थिक उथल फुथल है और जिस तरीके से महंगाई लोगों को झिला रही है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वॉर के हालात बने हुए हैं, ईरान अमेरिका के बीच में अभी भी तनाव अपने चरम पर है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन की सांसें अटकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की बात चाहे हम कर लें या फिर क्रूड ऑयल के दामों के ऐतिहासिक उथल पुथल जो मची है उसकी बात कर लें, एक आम निवेशक जो है उससे लेकर के देश की अर्थव्यवस्था तक हर कोई इन ग्लोबल ट्रिगर्स की तपिश जो है महसूस कर रहा है। और इन तमाम सवालों में अगर आप भी उलझे हुए हैं तो इसका सटीक जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखिए, अनुज जी हमारे शो में मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोने चांदी में जिस तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के दाम क्यों आगे बढ़ रहे हैं और अभी मिडिल ईस्ट में क्या तनाव बना हुआ है, इस पर अनुज जी अपनी बेबाक राय यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि हाल में सोने चांदी की कीमतों में जो रिकॉर्ड तेज़ी आई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तेज़ी, ये हमने जनवरी के महीने में देखा था, जिसमें गोल्ड करीबन 1,90,000 तक चला गया था और चांदी करीबन 4,20,000 तक चली गई थी। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि एक फोमो क्रिएट हो गया था, फिजिकल जो सप्लाई थी वो क्रंच हो गई थी, जिसकी वजह से हमने एक तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए देखा था। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो थी वो वहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट होते हुए दिखाई दिए और पिछले एक महीने से काफ़ी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ETF की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो चाइना लगातार सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड के भावों में आता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले 2 सालों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक अच्छी तेजी हमने गोल्ड में सिल्वर में आती हुई देखी है। नहीं, तो ये डिमांड एक तरफ हम युद्ध के हालातों से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या अभी तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ ये अचानक से डिमांड जो सोने की बढ़ी है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? ये क्या लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि जल्दी से खरीद के रख लें? देखिए, ये होता है जनरली लोग 2 चीज़ें होल्ड करते हैं, तो करेंसी होल्ड करते हैं या गोल्ड होल्ड करते हैं। वॉर की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो लोगों को लगता है कि वॉर की वजह से करेंसी को आप ले जा नहीं सकते, करेंसी को आप होल्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो ऐसे में लोग जो हैं जनरली सेफ हेवन एसेट को होल्ड करते हैं। तो ऐसे में क्रूड जो गोल्ड है वो सबसे पहले आता है। हालांकि क्रूड भी सेफ हेवन एसेट होता है, बट उसको होल्ड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए लोग गोल्ड को होल्ड करते हैं, जिससे कि उसको अगर वो कहीं पर भी शिफ्ट होते हैं तो उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ सेफ अगेन अनसर्टेनिटी और एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग गोल्ड को बाय करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो सोना है वो लोगों के लिए सेफ पॉइंट बना हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि अभी इसको स्टॉक करके इसका रख लेते हैं ताकि आगे हमारे काम आएगा? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है उसके बाद मान लीजिए अगर कोई शिफ्ट कर रहा है अपना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको गोल्ड ले आना ईजी होता है, तो उसको वहाँ जाकर वो यूज़ कर सकता है। करेंसी उतनी जल्दी वो ले आ नहीं सकता, तो इसलिए गोल्ड लोग होल्ड करते हैं एक लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव के लिए कि वहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट भी मिलता है और अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसका ही बेनिफिट मिलता है। तो क्या ये जो तेज़ी आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि सोना अचानक से महंगा हो रहा है, अचानक से सस्ता हो रहा है और ज़्यादातर तेज़ी से महंगाई हमने सोने में देखी है, भाव बढ़ रहे हैं उसके, तो ये दुनिया भर में फैले जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका नतीजा है या फिर चीन और अन्य देशों के सेंट्रल बैंक्स की जो भारी खरीदारी, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, इसकी खरीदारी इसका कारण है? इन दोनों चीज़ों में से आप क्या मान रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम एक माइक्रो लेवल पे बात करें तो गोल्ड ETF की डिमांड बहुत बड़ी है। हमने भी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड का डेटा देखा है जिसमें काफ़ी लोगों ने ETF में खरीदारी करी है। और अगर हम मैक्रो लेवल पे जाएँ तो यहाँ पर डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास गोल्ड होगा तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी, क्योंकि गोल्ड हमेशा से ही वेल्थ का पार्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिससे कि उनको आगे चलकर फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स में यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल आदमी भी खरीदारी कर रहा है, एक निवेशक भी खरीदारी कर रहा है और सेंट्रल बैंक्स भी खरीदारी कर रहे हैं। तो तीनों का ही जो मेल जोल है वो गोल्ड के भावों को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो अभी बीच में कुछ खबरें आई कि सोना कहीं सस्ता हुआ और उसके बाद कहीं हमने देखा कि एक दिन महंगा हो रहा है, दूसरे दिन जाके सस्ता हो रहा है। आम जो इंसान है, क्योंकि वो भी खरीद रहा है, अब वो कन्फ्यूज़न में है कि वो खरीदे या बेचे। जब महंगा हो रहा है तो वो बेच दे या फिर सस्ता हो रहा है तो वो खरीद के रख ले।
देखिए, अगर मैं पिछले 10 सालों के डेटा की बात करूँ तो गोल्ड करीबन 600% बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो अगर हम एक ट्रेडिंग सोच रहे हैं कि आज हम ले रहे हैं, कल हमें रेट मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए लेके चल रहे हैं 4 से 5 साल या 10 साल के व्यू के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ऐसा हमारा मानना है कि लंबी अवधि में गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न देता है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली इसको देखा है। अगर आप 100 साल का भी डेटा देखेंगे तो वहाँ पर भी हमने एक अच्छी खासी रिटर्न आती हुई देखी है। तो अगर हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको एक लंबी अवधि का व्यू बना के चलना चाहिए, ना कि छोटी अवधि का। छोटी अवधि में रिटर्न मिल जाए वो ठीक है, बट गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, उसको ट्रेडिंग का प्रोडक्ट ना बनाएं। लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें फिजिकल लेते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो वो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो। बट इसको अगर आप एक लंबी अवधि का व्यू बना के चलेंगे तो डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और हमने देखा है कि लंबी अवधि में गोल्ड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जो छोटा निवेशक है और जो आम इंसान है वो क्या करे? देखिए, जनरली गोल्ड लोग फिजिकल में लेना पसंद करते हैं। जो आम निवेशक हैं वो जनरली फिजिकल में गोल्ड बाय करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। उनको खरीदारी करना चाहिए। वो हर महीने कुछ क्वांटिटी बना सकते हैं लेने के लिए। ऐसा एक व्यू बना के चलें कि हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। नहीं तो गोल्ड ETF हैं वो ले सकते हैं। एक्सचेंज के थ्रू जाकर भी अपने डीमैट अकाउंट में गोल्ड ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन कि आपके पास किस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डीमैट में भी ले रख सकते हैं, आप ETF भी ले सकते हैं। आपको अगर फिजिकल की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्वेलर के पास जाकर स्मॉल क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं छोटा छोटा निवेश करते हैं जो आम लोग हैं। और क्या जो आम लोग हैं, जो मैं बड़े इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मैं सिर्फ इतना जो आम इंसान है, जो अभी शादी का सीज़न आने वाला है, जैसे अक्षय तृतीया आ गई, तो उस दरमियान जो लोग खरीदते हैं, तो क्या वो छोटा छोटा निवेश करना शुरू कर दें या फिर कैसे करें? बिल्कुल, गोल्ड में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 100 रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से आप 20 रुपये आप गोल्ड में निकाल के रखिए। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपको हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड इज़ अ प्रोडक्ट जिसको आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप लंबी अवधि के बाद देखेंगे तो यू विल गेट कि हाँ, मेरे को एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला। बहुत अच्छा रिटर्न। तो आप हर महीने मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप कोई इनकम किसी को आ रही है इनकम, तो उसमें से 100 रुपये वो गोल्ड के लिए निकाल के रखें और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता चले। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, ये अनुज जी का कहना है। अच्छा अनुज जी, इस ऑल टाइम हाई मार्केट में अगर एक आम रिटेलर जो है, निवेशक भारी कन्फ्यूज़न में भी आ जाता है, और उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? अभी निवेश करना सही अभी के हालातों पे अगर देखें कि जिस तरीके से कभी हॉर्मुज पे ईरान कब्जा कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, तो ऐसे में उथल पुथल तो मार्केट में भी मची हुई है, तो आम रिटेलर जो है वो क्या करें? देखिए, गोल्ड के भाव जनवरी में बहुत बढ़ गए थे। अगर आप कंपेयर करेंगे जनवरी के भाव से तो करीबन 30% भाव नीचे आ चुके हैं। चांदी के भाव भी करीबन 50% नीचे आ चुके हैं। तो यदि अच्छा मौका है, हाई से भाव नीचे करेक्ट हो चुके हैं, और जिनको अगर शादी वगैरह है, जिनके घर में फिजिकल रिक्वायरमेंट, तो उनको लेना चाहिए। और उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करें। एक SIP का फॉर्म बना के चलें, उसमें आप खरीदारी करें। आप लोअर क्वांटिटी लेकर चलें, आप स्मॉल क्वांटिटी लेकर चलें, बट ऐड ज़रूर करें। क्योंकि जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, जिसमें आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, कभी ओपन हो रहा है, कभी वॉर हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो ऐसे में बहुत अनक्लियर सा माहौल हो गया है। तो ऐसे में करेंसी यहाँ पर डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप करेंसी की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी कल परसों की ये खबर है तो मुझे वो याद आ गई, क्योंकि ये पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं कि ईरानी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा लेके रख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कल को अगर युद्ध रुकता है, वो ईरान जाते हैं, या फिर उनको ये उम्मीद है कि ये करेंसी जो है आगे चल करके हमें मुनाफा दे सकती है। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार? देखिए, अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो ईरान एक वे है। अगर आपको UAE के अंदर एंट्री करना है तो पाकिस्तान बाय रोड आप ईरान से एंट्री कर सकते हैं। तो ये कि आपको वहाँ पे फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली बॉर्डर क्रॉस आपको बाय रोड करना। तो एक वो वे है कि अगर आपके पास ईरानी करेंसी होगी तो आप इजीली ईरान से ट्रैवल होते हुए आप UAE के अंदर या दुबई के अंदर भी जा सकते हैं। तो वो इंडिया के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं। अगर आपके पास ईरानी करेंसी है तो आप उसको आगे खर्च करके बाय रोड आप दुबई वगैरह जहाँ भी आपको जाना आप जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक नज़रिया है कि आपके पास अगर करेंसी है तो आप अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। वो रद्दी के भाव खरीद रहे थे क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि वो ये सोच रहे हैं कि हम किलो के भाव में पहले खरीद के रख लेते हैं, देन इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, बिल्कुल। देखिए, उनका एक व्यू है। उनका व्यू मुझे लगता है कि शायद इस वजह से है कि उनको लग रहा है कि अगर ये वॉर रुकेगी तो ईरान एक नई पावर आके निकलेगा, या ईरान के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या अगर अमेरिका ईरान के ऊपर आता है तो अमेरिका वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स करेगा। तो उनका ये नज़रिया है कि अगर ईरान जो US है वो अगर ईरान को कब्जा में ले लेता है तो US वहाँ पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि ईरान की वैल्यू बढ़ेगी, ईरान की करेंसी इंक्रीज होगी, तो वो भी काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर। तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं युद्ध जब रुकेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अमेरिका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या ये भी तो संभावना हो सकती है ना कि संभवतः ईरान अपनी करेंसी ही चेंज कर दे?
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं, देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज़ नहीं करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारे फंड्स, उनकी फेडरल रिजर्व के फंड, उनके सेंट्रल बैंक्स के फंड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स सब उस करेंसी में होती है। तो करेंसी नहीं चेंज कर सकते, हालांकि उसको डिनोमिनेशन में चेंज कुछ कर सकते हैं, बट करेंसी चेंज नहीं होगा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये समझ की बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मुझे लग रहा है अब क्लियर जो है लोगों को मैसेज मिल चुका होगा। अनुज जी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगर हम बात करें, ब्याज दरों में कटौती को लेकर के बात करें, जो अनिश्चितता बनी हुई है, और सोने की कीमतों की दिशा आखिर इस तरीके से अगर देखें तो कैसे तय होती है कि आज महंगा होगा, कल सस्ता हो जाएगा? ये कोई क्या फिक्स होता है क्या कहीं से? फिक्स कुछ नहीं, देखिए डिमांड सप्लाई के ऊपर एक ये डिपेंड होता है, प्लस यूएस के डेटा के ऊपर बहुत डिपेंड होता है ये, प्लस लोगों का अपना नज़रिया है, तेजी मंदी जो करते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल डिमांड। अभी हमने अक्षय तृतीया देखा, आया था पीछे तो यार, लोगों ने वहाँ पे जम के खरीदारी करी, तो वहाँ पे गोल्ड के भाव तेज हो गए। तो और आगे फिर हम देखेंगे, आगे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, तो शादियों का सीज़न का डिमांड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड होती हैं। जहाँ तक फेडरल रिजर्व की बात है, इंटरेस्ट रेट पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, और जनरली ऐसे में सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कटौती नहीं करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट का तो स्टेबल रखेंगे या फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को मैनेज करना है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आप पिछले 2-3 महीनों में देखेंगे तो किसी भी सेंट्रल बैंक ने, इवन आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करे, उन्होंने स्टेबल रखे हैं। वो अभी वॉच करना चाह रहे हैं कि भाई आगे इन्फ्लेशन कैसा रहता है। अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो शायद मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, मीन्स इंटरेस्ट रेट में आगे वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोगों का पैसा है वो सारा बैंक्स में आना चालू हो जाएगा। तो ये एक जो कंसर्न है वो गोल्ड के प्राइसेस को डिपेंड करता है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के बैंक में डालना चालू करेंगे, तो ऐसे में फिर गोल्ड के भाव नीचे आ सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किए तो लोग बैंक से पैसा निकाल कर गोल्ड में पैसा डालना चालू करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्टली या बोलें एक जो प्रोपोर्शनेट है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, फिजिकल गोल्ड की बात करें, डिजिटल गोल्ड की बात करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आज बात करें, तो इन सब चीज़ों में आपको कितना अंतर नज़र आता है? देखिए कोई अंतर नहीं है, सबके प्राइस फिजिकल गोल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपने गोल्ड ETF लिया है तो वो भी फिजिकल बैक्ड है। आपने अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, हालांकि वो तो बंद हो चुका है, बट आपके पास अगर है तो उसका भाव भी फिजिकल गोल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। फिजिकल गोल्ड का भाव तो फिजिकल के गोल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है टोटली बैक्ड बाई फिजिकल गोल्ड है। अगर आपने गोल्ड ETF लिया है तो वो भी बैक्ड बाई फिजिकल गोल्ड होगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो भी फिजिकल गोल्ड के बैक्ड है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं है, खाली ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। वो प्रोडक्ट आपने ETF में ले लिया, फिर आपने डीमैट अकाउंट में रख लिया है, अपने म्यूचुअल फंड से लिया है, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया वो आपने एक्सचेंज के थ्रू लिया है, आपने अगर गोल्ड फिजिकल लिया तो आपने ज्वेलर से लिया है। तीनों के भाव में कोई फर्क नहीं है, उनके भाव की उठापटक जो होगी वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी। ओके, मतलब तीनों में से अगर किसी भी इन्वेस्ट करते हैं तो सेम ही रहेगा या फिर कुछ उथल पुथल हो सकती है? सुरक्षित कौन सा है? देखिए सुरक्षित तो तीनों ही है। अच्छा, सिर्फ ये कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपको फिजिकल रखना पसंद है, आप फिजिकल रख लीजिए। आपको लगता नहीं फिजिकल कैरी करना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मैं कहीं ले आ नहीं सकता उसको, तो अपने डीमैट में, अपने वॉलेट में आप रख सकते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। ओके, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें कि जब वैश्विक संकट अभी बना हुआ है और आगे भी जिस तरीके से आएगा, क्योंकि लोग इसे समझना चाहेंगे, तो सोने में जो निवेशक हैं वो सेफ हेवन सोना का बन जाता है, आपने हमें बताया। तो क्या आपको लगता है कि कमोडिटी सुपर साइकिल के एक नए और लंबे बुल की जो शुरुआत होगी वो देखने को हमें मिल सकती है आगे? देखिए वो शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। हमने कोविड के टाइम से देखा था, बहुत बड़े डिप्स आए थे मार्केट में, फिर वहाँ से बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला। अभी क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्योंकि ये वॉर की वजह से एक क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं। लोग अभी वॉच कर रहे हैं कि अभी बाइंग करें या ना करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। लोग ऐसे में निवेशक करने की बजाय सर्वाइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई अपना कैश बचा के रखिए, कभी रिक्वायरमेंट ना आ जाए। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भाव थोड़े स्टेबल हो गए हैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर जो एक साइकिल की बात है वो ऑलरेडी चल रही है, और हमें लगता है कि 2030 तक अगर हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे हायर लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी निवेश करना मतलब सेफ है? ये बिल्कुल, ओके, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 30-40% करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई लेवल से। भारतीय मार्केट की अगर हम बात करें, MCX की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें, सोने के लिए टारगेट प्राइस आप आगामी दिनों के लिए भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है प्राइस? देखिए अगर हम बात करें दिवाली 2026 तक, क्योंकि दिवाली मेन त्यौहार रहता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव को $5200 के आसपास, जो कि करीबन 1,60,000 1,65,000 तक जा सकते हैं। सिल्वर के भाव हमें लग रहा है कि $90 तक, जो कि करीबन अगर हम बात करें तो 3 लाख से लेकर 3,20,000 के आसपास चांदी के भाव देखने को मिल सकते हैं। 3 लाख के आसपास? अभी करीबन 2,60,000 के आसपास भाव चल रहे हैं, तो 3 लाख 3,20,000 तक लेवल जा सकते हैं। एक सवाल, क्योंकि आपने 2026 दिवाली की बात की, साल के अंत में अगर दिसंबर की बात करें तो क्या साल के अंत में हमें सोने के प्राइसेस जो हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे, या फिर 2027 में बड़ा झटका लगने वाला है?
देखिए गिरावट तो नहीं दिख रही है मेरे को, गिरावट तो ऑलरेडी भी आ भी चुकी है। आपने देखा कि भी $4,000 तक नीचे लेवल आ गए थे, चांदी का भाव $60 तक नीचे आ गया था, गोल्ड का भाव करीबन 1,28,000 तक नीचे आ गए थे, वहाँ से वापस जंप लेते हुए नजर आए हैं। तो जो भी डिप आएगा, अगर वो डिप आया भी तो फिर वहाँ पर आपको एक अच्छी रिकवरी बहुत स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट जो है आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी। अगर आती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो रिटेल हैं, निवेशक हैं, वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सोने के दाम कम हो तब जाएंगे, उनको इंतज़ार क्या लंबा करना पड़ सकता है? देखिए इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिर आप बाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप एक फोमो वाली गाड़ी में चलेंगे कि मैं नहीं ले पाया, मैं नहीं पाया। तो इसलिए आई एम सेइंग कि आप एक महीने का टारगेट बना के चले कि मेरे को 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं या 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में लेके चलें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए अगर बड़ी गिरावट आई भी तब भी आप उसमें बाय करेंगे। तो जब आप एक व्यू भी लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे को 4 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू लेके चलना है, तो आपका एक्यूमुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी कुछ उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे गोल्ड से रिलेटेड।